वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ये रहेगी काव्यशास्त्र और आलोचना के 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी ये प्रश्न हैं आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ध्यान से नहीं देखिएगा, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे भी आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी वहां पर भी आपको मिलती रहती है समय समय पे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दिखा देता हूँ आज का सुंदर कोट। देखिए कितना सुंदर कोट है। जो किस्मत में नहीं लिखा होता ना, वो मेहनत में जरूर लिखा होता है। आप लोगों ने एक मूवी है मांझी, शायद देखी हो या ना देखी हो, परंतु समय कभी मिले तो जरूर देखिएगा। आजकल देखा करिए, क्योंकि आपके साथ आजकल काफ़ी समय रहता है, क्योंकि परीक्षा फिलहाल तो आपकी कोई नहीं है। हाँ, नेट वालों के लिए डेट डिसाइड हो गई है। नेट वाले तो अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी लोग देख सकते हैं। आप मांझी मूवी को जरूर देखिए। मांझी मूवी में क्या होता है उसका सार आपको बता देता हूँ। मांझी मूवी में ऐसा होता है कि दशरथ मांझी नामक एक व्यक्ति होता है। तो एक पहाड़ से उसकी जो पत्नी है वो गिरकर मर जाती है। मर तो नहीं जाती, घायल हो जाती है, परंतु वहां पर पहाड़ से जल्दी जल्दी उसे डॉक्टर के पास ले जाने की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता है गाड़ियां एकदम से नहीं आती हैं। यातायात की सुविधा उतनी ढंग की नहीं होती है, जिस कारण उसकी पत्नी मर जाती है। और पहाड़ के दूसरी तरफ ही शहर होता है, परंतु वो उसे समय पे नहीं ले जाता, जिस कारण उसकी पत्नी का अधिक खून निकलता है और वो मर जाती है। तो मांझी ठान लेता है कि ऐसी दुर्घटना कभी दूसरी बार ना हो। वो इस पहाड़ को काट कर वहां से सड़क बनाने का अपना एक निर्णय करता है, और वो किस्मत पे भरोसा नहीं करता, खूब मेहनत करता है और उस पहाड़ को काट देता है और फिर वहां से सड़क बना देता है। और ये काफी चर्चित किस्सा है, कभी आप जरूर सर्च करिएगा। जो मांझी मूवी है, जो पहाड़ काटने की बात की है, ये वास्तविक और सच्ची घटना है। तो इस तरह की चीजों पे आपको विश्वास करना चाहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। किस्मत भी महत्वपूर्ण है, परंतु मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक किस्मत कोई अपना योगदान नहीं देती। पता ही है आपको क्या, कि 99% आपकी मेहनत होनी चाहिए और जो 1% है ये किस्मत होनी चाहिए। इन दोनों का जब संयोग मिलेगा तो आप अवश्य सफल होंगे। ठीक है, तो चलिए समय अधिक नहीं लेते हैं, आज की जो वीडियो है शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो पहले प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है। काफी सरल प्रश्न है ये। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है भर्तमुनि। क्या है? भर्तमुनि। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। भर्तमुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? तो जो आचार्य भर्तमुनि है, इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाता है। ज्यादा व्याख्यान नहीं दूंगा क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। प्रश्न पढ़ूंगा और उनके उत्तर देता रहूंगा, एक्सप्लेन भी ज्यादा नहीं करूंगा यहाँ पर। भर्तमुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, नाट्य शास्त्र। भर्तमुनि का समय क्या माना जाता है? तो जो भर्तमुनि का समय है ये माना जाता है दूसरी शताब्दी। क्या माना जाता है? दूसरी शताब्दी। ये जो प्रश्न है कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 4। भर्तमुनि ने कितने रस माने? जो भर्तमुनि थे इनके द्वारा जो रसों की संख्या मानी गई 8। कितनी? 8। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर इनमें से रससूत्र किस आचार्य ने दिया था? दिए गए विकल्पों में से जो रससूत्र दिया गया था तो वो भर्तमुनि के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भर्तमुनि के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प डी है ये सही हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये भी आपको बता देता हूँ, अगर आप हिंदी साहित्य के किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारी टीम के पास नोट्स अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेरी रहती है तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सारी क्वेरी के आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, P/Q अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। कोई भी चाहिए हो आप कॉन्टैक्ट अवश्य करिएगा, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 6। इनमें से असत्य कथन छांटिए। तो यहाँ पर जो एक असत्य कथन दिया गया है, पहला कथन देखिए, भर्तमुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है। भर्तमुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है। सही है ये कथन। भर्तमुनि ने रस को आस्वाद, भर्तमुनि रस को आस्वाद मानते हैं, तो ये असत्य है, ये सत्य नहीं होगा। ठीक है, आस्वाद नहीं मानते ये।
फिर अगला कथन है भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही विभाव आदि के संयोग से रस रूप में बदल जाता है। क्या है? भरत मुनि के अनुसार जो स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव ही विभाव आदि के संयोग से रस रूप में बदल जाता है, ये भी सही होगा। रस का मूल आधार स्थायी भाव है, ये भी सही है। जब तक स्थायी भाव नहीं होगा तब तक रस का बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो असंगत होगा तो वो होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा इनमें से 7, इनमें से कौन सा आचार्य रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है वो यहाँ पर बताना है। जैसे कि आपको पता ही है, अभिनव गुप्त है, ये तो हैं, भट्ट नायक हैं, ये भी हैं, भट्ट लोलट है, ये भी हैं, और अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, भट्ट लोलट और शंकु, ये 4 है। कितने हैं? 4 हैं। परंतु जो आनंद वर्धन है ये रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है, ये ध्वनिवाद के, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए 8, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? तो जो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य माने जाते हैं ये होंगे आपके भट्ट लोलट। कौन है? भट्ट लोलट। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। उत्पत्तिवाद की स्थापना भट्ट लोलट के द्वारा ही की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न आ गया वही जो मैंने आपको बताया, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भट्ट लोलट के मत को। जो आचार्य भट्ट लोलट है इनके मत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। याद रखना है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद एक ही है। किसकी देन है? ये आचार्य भट्ट लोलट की देन है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 10, इसमें पूछा गया है साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता आचार्य कौन है? अर्थात साधारणीकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो साधारणीकरण सिद्धांत ये आपके भट्ट नायक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? भट्ट नायक के द्वारा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 11, भट्ट लोलट के मत से विभाव आदि एवं स्थायी भाव के संयोग का क्या अर्थ है? भट्ट लोलट के मत से विभाव आदि एवं स्थायी भाव के संयोग का क्या अर्थ है? तो ये होगा उत्पाद्य और उत्पादक संबंध। क्या होगा? उत्पाद्य एवं उत्पादक संबंध। विकल्प भी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 12, इसमें पूछा गया है आचार्य शंकु के मत को किस नाम से जाना जाता है? तो जो आचार्य शंकुक हैं इनके मत को जो नाम दिया जाता है तो वो होगा अनुमितिवाद। क्या होगा? अनुमितिवाद। विकल्प सी, शंकुक का अनुमितिवाद। भुक्तिवाद ये आपका भट्ट नायक का हो जाएगा। आरोपवाद ये आपका किसका होगा? आरोपवाद और उत्पत्तिवाद है भट्ट लोलट का। अगला देखिए 13, चित्तर तुरंग ज्ञान। चित्तर तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया? तो जो ये किया था ये आचार्य शंकुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आचार्य शंकुक के द्वारा। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 14, शंकुक ने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है? शंकुक ने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है? तो ये माना है अनुमिति। क्या माना है? अनुमिति। विकल्प डी यहाँ सही होगा। फिर प्रश्न है 15, इसमें क्या पूछा गया है? भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? अभी ऊपर आपको ये बताया था मैंने, तो ये किसका होगा? भट्ट नायक का होगा। ये किसका? भट्ट नायक का। विकल्प डी। अगला है 16, इनमें से साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का है? ये भी हमने डिस्कस किया था, भट्ट नायक का ही होगा। ये साधारणीकरण किसकी देन है? भट्ट नायक की। अगला देखिए 17, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आचार्य दिया गया है और यहाँ पर मत का नाम दिया गया है। जैसे कि ऊपर ही आपको मैंने सारे मत और आचार्य के बारे में बता दिया था। भट्ट लोलट का क्या बताया आपको? भट्ट लोलट का बताया आपको मैंने आरोपवाद। ठीक है। आचार्य शंकुक का क्या बताया था? शंकुक का था अनुमितिवाद। भट्ट नायक का क्या बताया? भुक्तिवाद। और जो आपके आचार्य अभिनव गुप्त है इनका क्या होगा? अभिव्यक्तिवाद। तो ये ध्यान रखिएगा, भविष्य में कभी पूछा जाएगा तो आप इजीली इसे सही करोगे। तो ए का क्या है? ए का हो जाएगा सी,
भट्ट लोलट का आरोपवाद। ए का सी कहाँ पर है? तो देखिए इसी में है, विकल्प ए में ही है ए का सी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सही, ए का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। अगला प्रश्न 18, आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके अनुसार साधारणीकरण होता है आलंबनत्व धर्म का। किसका? आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, ये माना गया है। विकल्प ए जो है ये यहाँ पर सही होगा, विकल्प ए। ये पहले पूछा गया है पीजीटी की परीक्षा में। अधिकतर ये वे प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं, इसलिए आगामी कोई भी परीक्षा होगी, चाहे नेट हो गया चाहे कमीशन हो गया, वहां पर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे ये। ध्यान से तभी जोर देने के लिए कह रहा हूं आपको, जोर दीजिएगा इन प्रश्नों पे। अगला प्रश्न देखिए 19, साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है? जो साधारणीकरण का संबंध होता है ये आपके भावत्व व्यापार से होता है। तो विकल्प जो बी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला देखिए 20, रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य और भोजक संबंध किस आचार्य ने माना? भोज्य और भोजक संबंध किस आचार्य ने माना? भट्टनायक के द्वारा। प्रश्न संख्या 21, क्या पूछा गया है? भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ माना है? जो भट्टनायक ने रस का स्थान माना है सहृदय सामाजिक का चित्त। जो भट्टनायक थे ये मानते हैं रस का स्थान आपका सहृदय सामाजिक का चित्त। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 22, इसमें क्या पूछा गया है? तो 22 में आपसे पूछा गया है भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है? तो जो भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार है तो वो हो जाएगा यहाँ सांख्य दर्शन से संबंधित। किससे? सांख्य दर्शन से संबंधित। और जो न्याय दर्शन है ये शंकुत से संबंधित होगा। शैव दर्शन ये अभिनव गुप्त के संप्रदाय या फिर अभिनव गुप्त के शैव दर्शन से संबंधित होगा। अगला है, इनमें से साधारणीकरण की स्थिति की तुलना मधुमती भूमिका से किसने की? जो साधारणीकरण की स्थिति की तुलना मधुमती भूमिका से की है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा की गई है। विकल्प भी यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए 24, रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा? तो रस को व्यंजना व्यापार कहा गया था अभिनव गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? अभिनव गुप्त के द्वारा। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 25, अभिनव गुप्त के रस निष्पत्ति संबंधी मत को किस नाम से जाना जाता है? अभिनव गुप्त के रस निष्पत्ति संबंधी मत को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको मैंने बताया था अभिव्यक्तिवाद के नाम से, अभिव्यक्तिवाद नाम से। विकल्प भी यहाँ सही होगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए 26, अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति संबंधी मत किस दार्शनिक मत पर आधारित है? ये हमने ऊपर ही पढ़ा, शैव दर्शन पर। किस पे है आधारित? शैव दर्शन पर आधारित है। अगला देखिए 27, रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है अभिनव गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? अभिनव गुप्त के द्वारा माना यह है ये। विकल्प सी यहाँ पर सही है। फिर है 28, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से जो असत्य कथन होगा तो वो देखिए, पहले कथन सारे देख लेते हैं। रस ब्रह्मानंद सहोदर होता है। क्या रस ब्रह्मानंद सहोदर है? बिल्कुल सही। रस की उत्पत्ति सदगुण के उद्रेक से होती है, ये भी सही होगा। रस लोकोत्तर चमत्कार है, ये भी सही है। रस आस्वाद्य है, ये गलत है, ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा, इसलिए सी यहाँ पर चयनित होगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए 29, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? अगर पूछा जाता भर्तृ मुनि के द्वारा स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई तो वो होता 8, परंतु ये नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है। नॉर्मल आधार पर स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। रस कितने हैं? 9। ये ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न देखिए 30, इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो देखिए शोक, भय,
विस्मय, ये हैं आपके स्थायी भाव, परंतु जो हर्ष है ये स्थायी भाव के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आपने ये ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 31। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन भी करें। तो यहाँ पर एक तरफ रस दिया गया है और दूसरी तरफ स्थायी भाव। तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो देखिए श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्या होगा, श्रृंगार का हो जाएगा रति। फिर करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो मान लीजिए अगर आप ए का बी ही कर लेते हैं तो देखिए कितने विकल्पों में, ओनली विकल्प ए में ही है ये। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, करुण रस का हो जाएगा शोक। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो शांत का हो जाएगा आपका निर्वेद। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रौद्र का हो जाएगा क्रोध। कई बार जो शांत रस को पूछा जाता है अलग से, तो इसलिए आपने इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा, ए का बी, 3 का डी, सी का 2 और 4 का सी, ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखिए 32। इसमें क्या पूछा गया है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। तो जो श्रृंगार रस है इसे रसराज की संज्ञा भी दी जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है श्रृंगार किस तरह से लिखा जाता है, तो श्रृंगार लिखने का ये सही रूप है, अशुद्धि नहीं है यहाँ पर इसकी, ठीक। अगला देखिए 33। आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है, तो आलंबन की चेष्टाओं को कहा जाता है उद्दीपन। क्या कहा जाता है, उद्दीपन। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का भी, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 34। इसमें पूछा गया है, आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो आश्रय की चेष्टाएं जो वर्ग में आती हैं तो उसे कहा गया है अनुभाव। अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टाएं आती हैं, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला है 35। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है। सात्विक अनुभावों की संख्या मानी गई है 8। कितनी, 8 मानी गई है। अगला प्रश्न देखिए 36। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो जो संचारी भाव है इनकी संख्या 33 मानी जाती है। कितनी, 33। विकल्प सी यहाँ सही होगा। अगला है 37। इसमें पूछा गया है, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं। जो भाव का बोध कराने वाले कारण होते हैं वे कहलाते हैं अनुभाव। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है, डी सही हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा 38। इसमें क्या पूछा गया है 38 में, तो इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता। तो जो अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है तो वो होगा आपका ग्लानि। ये अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है ग्लानि। स्वेद, रोमांच, अश्रु, स्वेद, रोमांच, अश्रु, ये आपके अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। इसका भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आगे आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर प्रश्न है 39। इनमें से संचारी भाव कौन सा है। यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक संचारी भाव है तो वो बताना है। तो देखिए जो संचारी भाव है वो होंगे आपके अपस्मार्ट, ब्रीडा, अवहिता, ये सारे के सारे हैं आपके संचारी भाव। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। अगला है 40। इसमें क्या पूछा गया है, असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा। तो जो असूया है ये है आपका संचारी भाव, ठीक है, तो ये आएगा सी के अंतर्गत, संचारी भाव के अंतर्गत। अगला प्रश्न 41। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सुमेलित करते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ, तो देखिएगा जो गर्व है ये कहाँ पर आता है, गर्व आपका ये आता है संचारी भाव के अंतर्गत। और अश्रु, अभी हमने ऊपर देखा था अश्रु किसके अंतर्गत आता है, तो अश्रु आता है अनुभाव के अंतर्गत। और रति, रति क्या है, रति है आपका स्थायी भाव। और बत्सल, ये जो बत्सल है ये क्या है, ये वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से जो यहाँ पर सही रूप होगा तो वो होगा
ए का बी। ए का बी कहाँ पर है? विकल्प 2 में ही ए का बी है, 2 का सी है, 3 का डी है, 4 का ए है, इसलिए जो विकल्प बी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा 42 को। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? इसमें पूछा गया है निम्न कथनों में से असत्य कथन छांटिए। तो यहाँ पर एक असत्य कथन है, उसका हमने चुनाव करना है। कथन एक है उग्रता संचारी भाव है। जो उग्रता है ये संचारी भाव है, हाँ जी सही है। विभावादि के विशेषत्व का परिहार साधारणीकरण है। विभावादि के विशेषत्व का परिहार साधारणीकरण है, ये भी सही है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है, ये भी सही होगा। और अगला है साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, ये असंगत हो जाएगा। यहाँ पर साधारणीकरण होता है साधारणीकरण, ठीक है, रसास्वादन के बाद तो इसका कोई प्रयोग नहीं होता है, तो जो असत्य होगा विकल्प 2 होगा यहाँ पर। अगला देखिए 43, इनमें से आचार्य विश्वनाथ का मत कौन सा है? तो जो आचार्य विश्वनाथ का मत होगा तो वो होगा विकल्प ए, 43 का ए। ये मत है विश्वनाथ जी का, आचार्य विश्वनाथ का। आश्रय के साथ सामाजिक का तारतम्य हो जाना साधारणीकरण है, ये मत होगा विश्वनाथ जी का। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 44। इसमें क्या पूछा गया है? व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है? तो जो व्यंजना शब्द शक्ति है इसका संबंध किससे होता है? तो यहाँ पर 44 का सही विकल्प हो जाएगा व्यंग्यार्थ से। किससे? व्यंग्यार्थ से। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 45, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची ए है तो यहाँ पर सूची 2। तो देखिए दोनों में से जो सही मिलान होगा वो किस प्रकार से होगा? चलिए इसको बताने से पहले आपको यहाँ पर मैं बता देता हूं। देखिएगा हमारी टीम के द्वारा हिंदी साहित्य के लिए, चाहे अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, नेट सेट, जेआरएफ इत्यादि, इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हमारी टीम के द्वारा हार्ड बुक के तौर पर नोट्स तैयार किए गए हैं। स्पाइरल नोट्स हैं। अगर किसी की भी कोई क्वेरी रहती है इन नोट्स को लेने के लिए, बुकलेट सीरीज में हमारे पास ये उपलब्ध है। 1500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। अगर आप एक बार इन 1500 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो काफी चीजें आपको पता चल जाती हैं, क्योंकि ये जो पहले प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को आधार बनाकर यहाँ पर ये बुकलेट हमारे द्वारा तैयार की गई है। हार्ड कॉपी के द्वारा आपको ये उपलब्ध होगी, ठीक है। प्राइस भी इसका 450 रखा गया है, आपको ये पोस्ट कर दी जाएगी। कोई क्वेरी इस बुकलेट को लेने के लिए अगर आपकी रहती है तो यहाँ पर हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा, सारी क्वेरी के आपको उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है, डिटेल्ड एक्सप्लेन किए गए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपके लिए, और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। बहुत से बच्चों ने ये परचेज कर ली है, अच्छे रिव्यू हैं बच्चे के, इसी आधार पर आपको कह रहा हूँ अगर आपको ये लेना है तो आप समय रहते ले सकते हो और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। आपको पता चल जाता है कि किस तरह की आपने स्टडी करनी है। जब तक आपको पता नहीं चलता तब तक आपको मुश्किल होती है, परंतु अगर आप ये बुकलेट ले लेते हो काफी आपको सहायता यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न था हमारा 45, इसमें सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना था। तो यहाँ पर देखिए जो लक्ष्यार्थ है ये कहाँ पर आएगा? लक्ष्यार्थ आपका, तो लक्ष्यार्थ होता है लक्षणा के अंतर्गत। इसको बड़ा कर देता हूं। व्यंग्यार्थ,
व्यंग्यार्थ आपका आएगा व्यंजना के अंतर्गत, व्यंग्यार्थ व्यंजना के अंतर्गत। वाच्यार्थ है ये आएगा आपका कोशगत अर्थ है वाच्यार्थ का। अविधेयार्थ ये आपका अविदा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से सुमेलित रूप ये हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो सही जो विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 46, इसमें क्या पूछा गया है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो जो लक्षणार्थ शब्द शक्ति है इसमें अर्थ ग्रहण किया जाता है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 47, किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनि होता है। तो ये होगा व्यंजना, क्या होगा, व्यंजना के अंतर्गत, विकल्प सी यहाँ सही है। अगला प्रश्न देखिए 48, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में शब्द शक्ति होगी लक्षणार्थ शब्द शक्ति। कौन सी, लक्षणार्थ शब्द शक्ति, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होगा। 49, घर गंगा में है, घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो ये है व्यंजना, यह व्यंजन शब्द शक्ति, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 50, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये होगा सारूपा लक्षणा शब्द शक्ति, विकल्प बी ये सही है। और ये काफी महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा हेतु देखिएगा पूछा जाएगा भविष्य में ये। अगला है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। अलंकार संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये किया गया था आचार्य भामह के द्वारा। किसके द्वारा, आचार्य भामह के द्वारा, विकल्प सी सही है। केशवदास भी अलंकारवादी आचार्य थे, जयदेव भी, और आचार्य कुंतक का भी इसकी तरफ झुकाव रहता है, अलंकार की तरफ। अगला प्रश्न 52, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संप्रदाय का नाम यहाँ पर दिया गया है और प्रवर्तक यहाँ है। तो देखिए संप्रदाय का नाम और मिला लेते, ध्वनि संप्रदाय, पहले ही आपको बताया था ध्वनि संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा। और रस संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आचार्य भरतमुनि के द्वारा। औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा। रीति संप्रदाय ये किया गया था आपके आचार्य बामन के द्वारा। इस प्रकार से जो सही मिलान यहाँ पर होगा एक का बी, कहाँ पर है, एक का बी, विकल्प ए में भी है और विकल्प डी में भी है। अगला देख लेते हैं, रस संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, भरत मुनि जी के द्वारा। तो 2 का डी कहाँ पर है, ये देखिए 2 का डी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कोई बात नहीं, अगला भी मिला लेते हैं। औचित्य संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, औचित्य संप्रदाय किया गया है आपके क्षेमेंद्र के द्वारा। 3 का 1 कहाँ है, 3 का 1 है सिर्फ विकल्प डी में, इसलिए जो विकल्प डी है यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53, काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को सूचियों को काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों की सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो ग्रंथ इस तरफ दिए गए हैं और इसके रचनाकार इस तरफ दिए गए हैं, तो इनका भी हम मिलान कर लेते हैं। जैसे ध्वन्यालोक किसके द्वारा लिखा गया था, ध्वन्यालोक तो ध्वनि से संबंधित है, तो ये आनंदवर्धन जी के द्वारा लिखा गया था। साहित्य दर्पण ये किसके द्वारा लिखा गया था, आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा लिखा गया था। रस गंगाधर ये किसके द्वारा लिखा गया था, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। और जो काव्य प्रकाश है ये ममट जी के द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार से ये यहाँ पर सही सुमेलित रूप हो जाएगा। जो सही विकल्प है तो वो होगा विकल्प 2 अर्थात विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 54, इनमें से असत्य कथन कौन सा है। पहले सारे कथन पढ़ लेते हैं। प्रतीयमान अर्थ का संबंध व्यंग्यार्थ से है, सही है ये। ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, ये भी सही है। चित्र काव्य में व्यंग्यार्थ नहीं होता, चित्रकार काव्य में बिल्कुल व्यंग्यार्थ नहीं होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। विकल्प सी है, गुणीभूत व्यंग्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है,
तो ये यहाँ पर असंगत हो जाएगा, इसलिए 54 का सी सही विकल्प होगा। अगला है 55। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है? कई बार पूछा जाता है ये, इसलिए यहाँ पर आया है। बताया था आपको, केशवदास अलंकारवादी है, भामह अलंकारवादी है, जयदेव अलंकारवादी है, आनंदवर्धन, बार बार जोर देकर कह रहा था, आनंदवर्धन आपके ध्वनिवादी हैं, इसलिए अलंकारवादी नहीं होंगे। अगला प्रश्न है 56। उपमेय में उपमान की संभावना होने पे कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान की संभावना होने में कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। विकल्प सी यहाँ सही होगा। फिर प्रश्न है 57। उपमेय का निषेध करते हुए जहां उपमान की स्थापना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय का निषेध करते हुए जहां उपमान की स्थापना की जाती है वहां पर जो अलंकार होता है उसे कहा जाता है अपनहुंती अलंकार। विकल्प डी, अपनहुंत। अगला देखिए 58। कहाँ रघुपति के चरित उदारा, कहाँ रघुपति के चरित उदारा, कहाँ मति मोर नियत संसारा में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? तो जो प्रस्तुत पंक्तियां है यहाँ पर निदर्शना अलंकार प्रयुक्त किया गया है, तो विकल्प जो सी होगा ये सही हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 59। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ऊपर ही हमने देख लिया था, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आपके आचार्य बामन। फिर प्रश्न संख्या 60। विशिष्ट पद रचना रीति, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस आचार्य के द्वारा प्रतिपादित है? तो जो विशिष्ट पद रचना रीति, यह उक्ति है आचार्य बामन की। आचार्य बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया? रीति के लिए जो मार्ग शब्द का प्रयोग किया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर जो इसका सही विकल्प हो जाएगा 61 का। का देखिए जो सही विकल्प होगा, विकल्प ए, कुंतक के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है 62। रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो ये किया है आचार्य ममट के द्वारा। 62 का इन। अगले प्रश्न को देखिए, इसके पश्चात काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो जो काव्य गुणों की संख्या मानी जाती है कितनी है? 10। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 64। इनमें से असत्य कथन छांटिए। तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा, तो पहले सारे कथन देख लेते हैं। ममट ने दोषहीनता को काव्य का लक्षण माना है, बिल्कुल सही है ये। नियत वर्ण व्यापार को वृत्ति कहा जाता है, ये भी सही है। पांचाली रीति में माधुर्य एवं सौकुमार्य गुण होते हैं, ये भी सही है। फिर सी है, वैदर्भी रीति का मूल आधार ओज गुण होता है, तो ये असंगत हो जाएगा। वैदर्भी रीति का मूल आधार ओज गुण नहीं होता है, तो सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखिए 65। काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं, वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन होगा। क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं, वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 65 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न को देखिएगा, इसके पश्चात अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ऊपर ही देखा था हमने, ये शैव दर्शन पर आधारित है। साधारणीकरण का संबंध इनमें से किस से है? तो जो साधारणीकरण का संबंध है वो होगा आपका भावक व्यापार से संबंधित, विकल्प बी। शांत रस को महत्व देते हुए किस आचार्य ने तत्व ज्ञान को उनका स्थायी भाव माना है, या तत्व ज्ञान को उसका स्थायी भाव माना है? तो ये अभिनव गुप्त के द्वारा कहा गया था, विकल्प सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 69। रससूत्र में किन दो शब्दों की व्याख्या अपेक्षित रही है? तो ये होगी आपकी संयोग और निष्पत्ति की। कौन कौन से दो शब्द है? संयोग और निष्पत्ति। आचार्य कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को क्या नाम दिया है? तो जो आचार्य कुंतक थे, इनके द्वारा जो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को जो नाम दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं सुकुमार, विचित्र और मध्यम मार्ग। वैदर्भी को आचार्य कुंतक कहते हैं सुकुमार, गौड़ी को विचित्र और पांचाली को मध्यम मार्ग। अगला प्रश्न है 71। दृष्टिकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है? तो जो दृष्टिकूट पद हैं, इनमें जो दोष पाया जाता है तो वो होगा आपका क्लिष्ट दोष, विकल्प बी। अगला है 72। लोक व्यवहार में प्रयुक्त ना होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर कौन सा दोष माना जाता है? लोक व्यवहार में प्रयुक्त ना होने वाले शब्दों को कहा जाता है कई बार अश्लीलत्व दोष, अर्थात अश्लीलता उसमें होती है, उस आधार पर ये लोक व्यवहार में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, अश्लीलता का दोष कहा जाता है या फिर अश्लीलत्व दोष कहा जाता है। अगला प्रश्न है 73। क्या पूछा गया है इसमें? काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? तो यहाँ पर जो दोष होता है अधिक पदत्व दोष। क्या कहा गया है? अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर अधिक होगा ही ना कुछ, तो फिर अधिक पदत्व दोष कहा जाता है इसमें। अगला है 74। कार्य और कारण में संगति ना होने पर कौन सा अलंकार होता है? कार्य और कारण में संगति ना होने पर जो अलंकार होता है तो वो होता है असंगति, क्योंकि संगति ही नहीं हो रहा है। क्या है? कार्य और कारण में संगति नहीं होनी, वही तो असंगति कही जाएगी, इसलिए असंगति दोष यहाँ पर प्रयुक्त होगा। जो ये ध्यान से पढ़ोगे ना, सारे दोष यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला देखिए 75। कारण ना होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा है, वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है? तो ये होगा विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। कारण ना होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा है तो वहां पर होगा विभावना अलंकार। अगला प्रश्न देखिएगा 76। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष कहाँ दिखाया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार है? पंक्ति क्या है? कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहां दिखाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर होगा अलंकार व्यतिरेक अलंकार, विकल्प डी। अगला देखिए 77। कौन सा युग्म इनमें विपरीत लक्षण रखता है? कौन सा अलंकार युग्म इनमें विपरीत लक्षण रखता है? उपमा का रूपक सही है, उपमा का उत्प्रेक्षा, ये उपमा का उत्प्रेक्षा ये भी है। एक बार इस प्रश्न को दोबारा से देख लेते हैं। कौन सा युग्म इनमें विपरीत लक्षण रखता है? हाँ, ये ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उपमा का रूपक, ये जो है उपमा का उत्प्रेक्षा, उपमा का विरोधाभास और उपमा का प्रतीक, ये होगा विकल्प बी यहाँ पर सही, विकल्प बी। उपमा का प्रतीक, ये जो विपरीत लक्षण रखता है। अगला है 78। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है भ्रांतिमान अलंकार। क्यों? क्योंकि जो शुक है, जो तोता है, इसको भ्रांति हो रही है। कैसे भ्रांति हो रही है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुकमान। अच्छा, कि उसे एक भ्रांति हो रही है ये सब देखकर, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगला है 79। इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया है कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर होगा यमक अलंकार। शब्द एक ही है परंतु अलग अलग अर्थ निकाले। जैसे कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, तो बेनी बेनी यहाँ पर 2 बार प्रयुक्त है परंतु दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ होगा। अगला है 80। ध्वनि को काव्य की आत्मा इनमें से किसने स्वीकार किया?
तो ध्वनि को काव्य की आत्मा जो स्वीकार किया इनमें से आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा, विकल्प सी। अगला है 81, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? तो ये आचार्य मम्मट को दी जाती है। अगला जो प्रश्न है 82, इसमें कृतिकार और कृतिकार नाम सुमेलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं। रस सिद्धांत ये डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक होगी। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। कवि प्रिया आचार्य केशवदास की पुस्तक है। भाषा भूषण आचार्य जसवंत सिंह की पुस्तक होगी। इस प्रकार से जो सुमेलित रूप यहाँ पर है विकल्प डी, ए का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी। अगला प्रश्न है 83, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? वीर रस प्रधान जो रचना है इसमें जो प्रमुख गुण होता है तो वो होता है औज गुण। रोमांटिसिज्म का जन्मदाता इनमें से किसे माना जाता है? रोमांटिसिज्म का जो जन्मदाता माना जाता है रूसो को। 84 का सी सही हो जाएगा। रोमांटिसिज्म का जन्म कब हुआ? तो जो रोमांटिसिज्म का जन्म ये 18वीं शती के अंतिम दशक में स्वीकार किया जाता है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। अगला है 86, इनमें से कौन सा कवि स्वच्छंदतावादी कवि है? तो जो जयशंकर प्रसाद है ये स्वच्छंदतावादी कवि, इसका आपने इनमें से कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावाद की नहीं है? पलायनवाद, प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद, राष्ट्रीयता। तो जो राष्ट्रीयता ये स्वच्छंदतावादियों की प्रवृत्ति नहीं है या विशेषता नहीं है, बाकी तीनों होंगी। अगला प्रश्न देखिए 88, इसमें क्या पूछा गया है? बिंब अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है, ये कथन किस समीक्षक का है? तो ये केदारनाथ सिंह का कथन होगा। अगला है चाक्षुक बिंब का संबंध किससे होता है? चाक्षु, चक्षु कहते हैं ना नेत्रों को, तो चाक्षुक होगा नेत्रों से संबंधित बिंब। दिवास्वापन क्या है? दिवास्वापनात्मक अथवा दुख स्वापनात्मक बिंब का दूसरा नाम क्या है? तो ये होगा फैंटेसी। 90 का सही विकल्प होगा सी। अगला है मिथक के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो जो मिथक के बारे में सत्य नहीं होगा तो विकल्प ए, मिथक का संबंध अति मानवीय क्रियाकलापों से होता है, ये सत्य नहीं है। बाकी जो सत्य है वह अनेक आद्य बिंबों का गुच्छ होता है, सही है। इसकी घटनाएं बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती हैं, बिल्कुल सही। यह कल्पना पर आधारित होता है, ये भी सही होगा। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते, यह प्रसिद्ध परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो जो 92 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, दंडी के द्वारा ये परिभाषा प्रस्तुत की गई थी। अनलंकृति पुनः क्यापी, अनलंकृति पुनः क्यापी जो पंक्ति है किस आचार्य की होगी? ये तो ये आचार्य मम्मट की होगी, विकल्प सी। भूषण बिनु न विराजे कविता बनीता मीत, ये किसका कथन है? आचार्य केशवदास का। अगला है इनमें से कौन सा हिंदी कवि अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व मानता है? तो केशवदास। यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जन्म कहां पर हुआ? फ्रांस में। इनमें से किस आचार्य ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह कथन किस आचार्य का है? पंडित राज जगन्नाथ का। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? क्षेमेंद्र। कौन सा कथन असत्य है? पहले कथनों को देख लेते हैं। कल्पना बुद्धि के नियंत्रण से मुक्त होती है, कथन सही है। कल्पना का आलंबन अप्रत्यक्ष होता है, ये भी सही है। कल्पना की सामग्री बिंबों के रूप में मस्तिष्क में संचित होती है, ये भी सही है। कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं होती, तो ये असंगत होगा यहाँ पर, विकल्प सी। इनमें से कल्पना के कौन से भेद कांट ने माने हैं? कांट कल्पना के विद्वान माने गए हैं, तो भेद देखिए कांट के द्वारा कौन से माने गए हैं? तो वो है
पुनर्निर्माण करने वाली कल्पना सही, उद्भावक कल्पना ये भी है, सौंदर्य बोधक कल्पना ये भी है, इसलिए जो उपयुक्त सभी ये होंगे सही। अगला है 102, मधुमेह बसंत जीवन बन के, इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? तो बसंत होता है यौवन का प्रतीक, ध्यान रखना है, यौवन का, विकास का, उन्नति का। काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता है और काव्यानुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। किसका कथन है ये? सीरी लेविस, ये इसका कथन होगा सीरी लेविस जी का। अगला है 104, रोमांटिसिज्म को साहित्य उदात्तता का नाम किसने दिया? विक्टर ह्यूगो के द्वारा। किसके द्वारा? विक्टर ह्यूगो के द्वारा। उपन्यासकार प्रेमचंद को आप किस वर्ग में रखेंगे? जो कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी के अंतर्गत रखेंगे, इसलिए 105 का डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 106, सच्चा यथार्थवादी बाह्य जगत के चित्रण के साथ साथ मानव की मानसिक वृत्तियों का भी चित्रण करता है, ये कथन किसका होगा? तो ये होगा राल्फ फॉक्स का कथन, विकल्प सी। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। ठीक है, जो ये मैंने आपको प्रश्न यहाँ पर करवाए, ध्यान से देखोगे, ना केवल ये आपके किसी एक परीक्षा तक सीमित है, अपितु जैसे टेट और कमीशन और नेट में तो ये लगातार प्रश्न कई पूछे जाते हैं। ज्यादातर टेट और कमीशन की बात करूं, अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और यहीं से पढ़ रहे हैं, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से इनको पढ़ते रहिएगा, आपको काफी लाभ मिलेगा। बाकी पीजीटी और नेट और सेट के लिए भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो देखिए, फिर से वीडियो को समाप्त करने से पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमने लगभग 106 प्रश्न ये डिस्कस करे। ध्यान से देखोगे तो आपको परीक्षा में ये नजर आएंगे। और वीडियो को समाप्त करने से पहले बता दूं, हमारी टीम के द्वारा जो बुकलेट लॉन्च की गई है, नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स लॉन्च किए गए हैं, कोई भी अगर क्वेरी चाहता है या फिर लेना चाहता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। काफी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है यहाँ पर इस बुकलेट में, 1500 प्लस हैं। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको ये आपके घर में पोस्ट कर दी जाएगी, आपके घर में बैठे बैठे आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो का समाप्त कर देते हैं। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। धन्यवाद।